ओके सो हाय एवरीवन। जो अभी तक हमारा जो एनसीईआरटी का सेशन चल रहा था जिसमें हमने क्लास 6 एंड क्लास 7 को कंप्लीट कर लिया है। क्लास 7 के हमारे जो लास्ट 2 चैप्टर रिमेनिंग थे, द चैप्टर नंबर 5, द चैप्टर नंबर 9 and the name of this chapter is the life in temperate region, the life in temperate grassland, the life in temperate grassland। तो ये जो हमारा चैप्टर 9 का जो है लाइफ इन टेम्परेट ग्रासलैंड, सो दिस इज द सेकेंड लास्ट चैप्टर ऑफ द क्लास 7 एनसीईआरटी। जो हमारा एनसीईआरटी का सेशन हम लोग ले रहे हैं, एनसीईआरटी ज्योग्राफी जो हम सेशन ले रहे हैं, इसमें हमारा जो चैप्टर 9 है द लाइफ इन द टेम्परेट ग्रासलैंड। अगर हम बात करें कि टेम्परेट ग्रासलैंड के होते क्या हैं, सो क्योंकि वी नो दैट जो हमारे वेजिटेशन होते हैं, द वेजिटेशन जो हमारे होते हैं, ये देयर आर 3 टाइप्स मेनली क्लासिफाइड इन द 3 टाइप्स में। द वन इज द फॉरेस्ट, सेकंड इज द ग्रासलैंड एंड थर्ड इज द ये हमारे स्रब्स रीजन है। अगर हम बात करें जो ग्रासलैंड होते हैं, यहाँ पे जो रेनफॉल की फ्रीक्वेंसी होती है, इंटेंसिटी होती है, वो लेस होती है। जो रेनफॉल इज द लेस कंपेयर टू द फॉरेस्टिक रीजन। दैट्स वाई यहाँ पे जो है, यहाँ पे ग्रासलैंडिक रीजन में जो फॉरेस्ट के ग्रो नहीं होते हैं, यहाँ पे मोस्टली जो होते हैं यहाँ पे जो मोस्टली वो ग्रासेस होते हैं, एंड दीज ग्रासेस अप टू द हाइट ऑफ अराउंड 2 मीटर। सो अगर हम एनसीईआरटी में बात करें तो इन दिस चैप्टर जो एनसीईआरटी क्लासिफाइड किया है जो टेम्परेट ग्रासलैंड को, एनसीईआरटी हैज क्लासिफाइड द टेम्परेट ग्रासलैंड on the basis of climate. It has classified the temperate grassland into 2 regions. The first is the tropical region and the second is the temperate region. अगर हम बात करें जो ट्रॉपिकल रीजन है, दीज ग्रासलैंड्स आर प्रेजेंट नियर द इक्वेटर के आसपास जो ग्रासलैंड है, जैसे कि हमने वी हैव सीन द इन द लास्ट चैप्टर अबाउट द ट्रॉपिकल रीजन ग्रासलैंड लाइक दैट इन द सवाना ग्रासलैंड विच इज लोकेटेड इन द अफ्रीकन रीजन। सो द सेकेंड इज द टेम्परेट रीजन। अगर हम बात करें जो एनसीईआरटी ने इसमें क्लासिफाइड किया है वो टेम्परेट रीजन को we will study the 2 temperate region grassland. The first is the prairie grassland which is located in the North American continent, and the second is the wild that is located in the African continents. So let's see the one by one. What is the prairie grassland? So let's see the one by one. So अगर हम देखें the prairie grassland, अगर हम देखें the prairie grassland, in this topic we'll see the 3 points. The first is the location, second is the climate, and the third is the people's activity. So let's see the one by one. It's first we'll see the its location. अगर हम बात करें इसकी लोकेशन की, जो प्रेरी है इसकी जो लोकेशन है, it is located in the North American continent. So जो प्रेरी, अगर हम प्रेरी में इसका मीन्स देखें, ये एक लैटिन वर्ड है, इसका अगर हम मीन्स की बात करें, इट मीन्स द मीडियो। मीडियो मीन्स क्या होता है? इट इज द लैंड ऑफ ग्रास।
अगर इसकी हम बॉर्डर की बात करें, बाउंड्री की अगर हम बात करें, बाउंड्री की बात करें, इसके ईस्ट में जो ग्रेट लेक्स है वो है। अगर हम इसकी वेस्टर्न बाउंड्री की बात करें तो इन द वेस्ट बाउंड्री में द रॉकी माउंटेन इज लोकेटेड, रॉकी माउंटेन। अगर हम बात करें तो ये ग्रेट लेक्स के होते क्या है, तो जो ग्रेट लेक्स है, सो ग्रेट लेक्स जो है ये एक हमारा कलेक्टिव टर्म है। कलेक्टिव टर्म किसका है, तो ये कलेक्टिव टर्म्स है टू द ऑफ द 5 लेक्स। जो 5 लेक्स इंपॉर्टेंट है उसी को कलेक्टिवली वी कॉल्ड एज द ग्रेट लेक्स। 5 लेक्स कौन कौन सा है, द फर्स्ट इज द ह्यूरॉन, सेकेंड इज द मिशिगन, थर्ड इज द Erie, fourth is the Ontario, and the fifth is the Superior. Of the 5, the most important lakes, the first is the Huron, second is the Michigan, Erie, Ontario, and the Superior. The most important is the Superior. It is, and these 5 lakes, they are collectively known as the Great Lakes. So हमारा बाउंड्री की बात हो गया। So अगर हम बात करें इसकी प्रेजेंस कहाँ है, इट इज प्रेजेंट इन द कंट्री ऑफ USA एंड कनाडा। और जो USA में जो हमारा प्रेरी है, प्रेरी ग्रासलैंड, जिसका जो एरिया USA में लोकेटेड है, इन द USA these areas are drained by the tributary of Mississippi River, while ये जो एरिया इसका ड्रेन्ड, जो इसका एरिया है प्रेरी जो लोकेटेड इन द कनाडा रीजन, एंड हियर द Great Lakes is drained by the tributary of Saskatchewan River. So it is the first point, that is the location of Great Lake, location of the prairie. अगर हम बात करें, if we'll draw the map of the North America, and then we'll locate the area where the prairie grassland is found. So suppose this is the America, suppose this is the North America, and here is the Indian Ocean, sorry, here is the Pacific Ocean, here is the Atlantic Ocean, and this is the this is the USA and Canada border. And let's see the location of the Great Prairie, and this is the Great Prairie, this is the location of the prairie, this is the prairie grassland, this is the prairie grassland, and this area, this is the Canada region, and this is the USA region, and this is the prairie, and here the Rocky Mountains, here the Rocky Mountain is located, and here this region is the Great Lakes. So we have seen about the Great Lakes. So we have seen the first point, its location where is prairie grassland is present, its boundary we have seen which rivers they are drained to area, and
we have also seen the location about this. And then next is the so the next topic is the, here is the, we have seen the location, and the second is the climate. So let's see the climate. The second is the point is the prairie climate. So अगर हम इसके क्लाइमेट की बात करें तो जितने भी हमारे टेम्परेट ग्रास लैंड है, मोस्ट ऑफ द जितने हमारे these are present in the mid latitudinal zone, in the mid latitudinal region, in the mid latitudinal region, because these grasslands, अगर इसके लोकेशन की बात करें, these are located above the Tropic of Cancer. जो हमारे Tropic of Cancer की लाइन की अगर हम बात करें, this line is goes through 23.5 latitudinal line. So these temperate grasslands की अगर इसके हम लोकेशन की बात करें, so these are located in the north of the Tropic of Cancer latitude. So mid latitudinal region है. So अगर हम बात करें, this region it experience the continental type of climate. Why? Because we have heard the one word that is the continentality effect. अगर हम बात करें continentality effect क्या होती है, तो continentality effect ये होती है, as we move from the ocean coast, so we experience the hot temperature region. So why? Because जो हमारा जो region है in the near of the sea coast, here the differential heating of the land and water, अगर उसके हम contrast की बात करें less होता है, जबकि if we move from this region sea coast to the interior part of the continent, here the temperature or the differential heating between the earth, between the land and the ocean के बीच में बहुत high होता है. That's why we feel in the interior part of the continent as a hot climate, hot temperature. यहाँ पे अगर हम बात करें जिसकी टेम्परेचर की, जो समर में टेम्परेचर है, it's about the 20 degree Celsius, while in the winter this region it experiences the -20 degree Celsius. So अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी लोकेशन की, तो यहाँ पे the one winds which plays important role, that is the Chinook wind. Chinook wind की अगर हम बात करें, it plays a major role. Okay, Chinook wind की बात करें, so ये क्या है, Chinook wind क्या है, it is a warm wind है, it is a warm wind है. As there is no barrier, इसके जो प्रेरी ग्रासलैंड है, इसके नॉर्थ एंड साउथ में कोई एक ऐसा कोई बैरियर नहीं है which will stop the blowing of the Chinook winds, and that's why the Chinook winds flow here. अगर हम we draw the North America map, so this is the North American map. अगर हम बात करें यहाँ पे ये जो रीजन है, that is the prairie region, that is the prairie region. यहाँ पे wind flow होता है, that is Chinook wind. Chinook wind क्या होती है, let's see, suppose this is the mountains. अगर हम बात करें, suppose this is the mountains, ये माउंटेन्स हैं. as these winds so as these winds, the winds जो moisture laden winds होती हैं, जब ये flow करती है from the ocean source towards the land area में as a westerly winds, तो जो ये moisture laden wind होती हैं, क्यों? क्योंकि these winds they start blowing from the water bodies,
as they move from the water bodies, so they conserve the moisture, और ये moisture इनके होते हैं, but they reach at the barrier, so जो mountain it act as a barrier, ये क्या करती हैं, ये these winds को ये forcibly uprise करती हैं, और जब ये uprise होती हैं, so these winds, so as they are the moisture laden होती हैं, so ये rise होने के बाद, so ये forcefully जब rise होती हैं, they यहाँ पे जो moisture laden winds होती हैं, they condensed and form the clouds और precipitation होती हैं, so they do the precipitation. But when these winds descends from these mountain region, क्योंकि ये अब क्या होती हैं, ये cool हो जाती हैं, but when these winds they descend, तो ये due to the friction of the mountains का जो surface होता है, due to the friction of the mountain surface, they start, ये फ्रिक्शन की वजह से ये हीट होती हैं, और जब ये हीट होती है तो ये यहाँ पे जो इसका सराउंडिंग ऑफ द रीजन जो है, यहाँ पे ये टेम्परेचर को राइज करती हैं, और जब टेम्परेचर राइज होती है तो यहाँ पे जो स्नो होती हैं वो द स्नो स्टार्ट मेल्टिंग, और मेल्टिंग करती हैं, सो दैट these waters are used for the irrigation, and जब यहाँ पे हमारे जो ओशन जो स्नो होती हैं वो जब मेल्ट होती हैं, they also make the place for the rising of the grasses, so that's why these winds they help in the forming of the or the growing of the grasses, and these are winds they also help for the water, because they increase the temperature of the surrounding region, and that's why the snow they are starting to melt. So it's a Chinook winds, it helps in this region. So we have seen this. The first is the the first of as its location, second is the climate, and the third point we have seen the people. So अगर हम peoples के यहाँ पे एक्टिविटी की बात करें, अगर हम पीपल्स एक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे जो पीपल्स हैं उनकी एक्टिविटी क्या है, मोस्टली यहाँ के जो पीपल हैं दे डू द एग्रीकल्चर, एंड वन मोर थिंग, द प्रेरी रीजन इज आल्सो नोन एज द ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड. व्हाई दिस रीजन इज नोन एज द ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड? बिकॉज यहाँ पे इंटेंसिव प्लस टेक्नोलॉजी बेस्ड एग्रीकल्चर होती है. एज हियर द जो मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर होती है, मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर की वजह से यहाँ पे जो इनपुट है वो लेस होता है, जबकि आउटपुट यहाँ पे मैक्सिमम होता है. दैट्स वाई दिस रीजन यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ द क्रॉप्स ग्रो होते हैं, लाइक दैट फूड क्रॉप्स, food crops like maize, here is the main crops, soya bean and plus others. While if we'll see the cash crop, if we'll see the cash crop like that sugar cane etc., these are also grown here. So अगर हम बात करें यहाँ पे कैटल रेयरिंग्स भी होती हैं, क्योंकि दीज आर द मैकेनाइज्ड एरिया, तो यहाँ पे कैटल रेयरिंग होती है, और यहाँ पे जो कैटल रेयरिंग के एरिया है दीज आर नोन एज द रैंचेस. दीज आर द लार्ज कैटल, ये क्या होती है, रैंचेस होती है. दीज आर द लार्ज कैटल फॉर्म्स. यहाँ पे सम ऑफ द, अगर हम इसके फ्लोरा फौना की बात करें, फौना की अगर हम बात करें, यहाँ पे जो फौना है लाइक दैट प्रेरी डॉग, बाइसन, दैट इज आल्सो नोन एज द अमेरिकन बफेलो. द बाइसन इज आल्सो नोन एज द अमेरिकन बफेलो. So we have seen the first grassland, that is the prairie grassland. We have seen its location,
location where it is located in North America continents, its boundary, and the river which drain these areas. Second is the climate. It experiences the continental. We have seen also the one word, that is the continentality effect. We have seen also the Chinook winds as the जितने वार्म मॉइस्चर विंड्स होती हैं, जब ये प्रेसिपिटेशन होने के बाद, जब ये विंड्स डिसेंड होती हैं, डिसेंड होने के बाद एज ये ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से ये हीट होती हैं, उस सराउंडिंग रीजन में जो स्नो होती है उसको ये मेल्ट करती हैं, और जब ये मेल्ट करती हैं दैट will helpful in the growing of the plants and the grasses. People's activity, they also do the agriculture, they also grow the food crop, cash crop, they also for the cattle rearing and its fauna. So we have seen this. So the next grassland is the wilds, temperate grassland, the wilds. Where it is located in the African continent. So let's see the first thing, its location, continent. So if we'll see its location, so let's draw the first thing, the map of the African continents. So something like this is the African continent, and from here the Tropic of Cancer pass, here is the equator line pass, and here is the Tropic of Capricorn. So अगर हम बात करें जो वेल्स की, it is located here, the region of the Tropic of Cancer. So this is the वेल्स, द वेल्स. सो अगर इसकी हम बाउंड्री की बात करें, सो हियर इज द ड्रेकेंसबर्ग माउंटेन, एंड हियर इज द कालाहारी डिजर्ट. सो अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये है क्या, सो इट इज अ रोलिंग प्लेट्यू है. जो वेल्स है इट इज अ रोलिंग प्लेट्यू. इट्स एवरेज हाइट की अगर हम बात करें, द एवरेज height is around 600 to 1100 meter. But here is the northeastern region में, but in the northeastern region की अगर हम बात करें, in the northeastern Wales में इसकी heights more than 1600 meter. अगर हम बाउंड्री की बात करें, वी हैव सीन द बाउंड्री. अगर हम बाउंड्री की बात करें, इन द ईस्ट में द ड्रेकेंसबर्ग माउंटेन इज लोकेटेड. द ड्रेकेंसबर्ग माउंटेन इज प्रेजेंट. बट इन द वेस्ट इसकी बाउंड्री की अगर हम बात करें, दैट इज द कालाहारी डिजर्ट. सो यहाँ पे जो ट्रिब्यूटरीज है, जो दिस रीजन इज ड्रेन बाय ट्रिब्यूटरी ऑफ ऑरेंज रिवर एंड लिम्पोपो रिवर. सो दिस इज ऑल अबाउट इट्स द वेल्स. जो हमारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो वेल्स है, टेम्परेट ग्रासलैंड, इट्स ऑल अबाउट इट्स लोकेशन. व्हाट इज दिस? द वेल्ड इज ए रोलिंग प्लेट्यू. ये रोलिंग प्लेट्यू. अगर हम बात करें रोलिंग प्लेट्यू, इट लुक्स लाइक, इट्स समथिंग लुक लाइक दिस. सो दिस इज द रोलिंग प्लेट्यू.
It looks like this rolling plateau. So its average height is around 600 to 11. Its boundary we have seen this. And the next thing that after the location, the next is the location, the next is the climate. हम क्लाइमेट की बात करें तो दिस रीजन की ये जो है दिस रीजन इज लोकेटेड नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. सो दैट्स व्हाई एज द सन ड्यूरिंग द एज वी हैव सीन वी एक्सपीरियंस, अगर हम बात करें जो नदर्न हेमिस्फीयर में ड्यूरिंग द मंथ ऑफ द अप्रैल में जून, एट दैट टाइम जो सन का जो अपेयरेंस है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास होता है. सो हियर दिस टाइम द नदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस द summer season, but at that time during the month of the June July this region experiences the winter. During the month of the June July this region experiences the winter season, and here is the July जो है it is the coldest month होते हैं, coldest month. But at that time when we experience the winter in the northern hemisphere में, at that time this region experiences the summer season. So अगर हम summer season की अगर हम बात करें summer season की बात करें so here summer season की बात करें so during the November to February this region experiences the summer season, November to February. So and this time this region experiences the rainfall. Why and how this region experiences the rainfall? Because of the warm ocean current. We have already seen what is the ocean currents. These are the ocean currents. We have already seen what is the ocean currents, and we have also seen its classification. What is the warm ocean current and what is the cold ocean current, and basically these are the streams of the water है जो कि flow करती है throughout the ocean में. So which warm ocean current it brings the rainfall at this region, that is the Agulhas. अगर हम बात करें ये अगुलास वार्म ओशन करंट की, सो दिस इज द अफ्रीका. So this is the Africa. This is the Africa. So and here the equator line passes through. Here is the equator, that is the great circle. Equator line passes through. So here this is the north equatorial ocean currents, and this is the south equatorial ocean current. And the south equatorial ocean currents which pass through the East Africa continent between the Africa and Madagascar. This is the Agulhas. This is the Agulhas ocean, Agulhas warm ocean current. Okay. So this is Agulhas ocean current. As this Agulhas ocean current, it brings the cold water from the equator towards the higher latitude. Here this region, as and due to these Agulhas ocean currents, here the clouds formation occur and led to the formation of the rainfall, and this is the wild grassland. So it's because of the Agulhas ocean current this area, this region experiences the rainfall. So we have seen this also. The next is if we talk about people's activity around this region. So
Here the people, they also do the agriculture, but due to the less availability of the water, they grow the less water intensive crop like that maize, wheat, barley. Here the people also do the cattle rearing, also do the sheep rearing. The sheep rearing, for the sheep rearing, that is the merino sheep. Merino sheep, it is more famous. Merino sheep, it is more famous here. It's because of its the lightweight and the best quality of the wool. The merino sheep is famous here. So the people along with the crop, they also do the cash crop. These are the four crops. They also do the cash crop like that: tobacco, sugar cane, and the sugar cane. And the Africa continent, it is very famous for its the minerals like that. अब मिनरल्स की बात करें तो यहाँ पे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इट इज आल्सो फेमस फॉर द गोल्ड, डायमंड, आयरन एक्सेट्रा. तो अगर हम बात करें द गोल्ड की, तो यहाँ पे द वन माइंस दैट इज फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड, दैट इज द जोहान्सबर्ग. And this Johannesburg is known as the gold capital of world. And for the diamond, the one mine that is famous, it is the Kimberley mines. It is more famous for the diamond. So we have seen the life in the temperate grassland. We have classified this grassland in the basis of the climate in the two parts. The one is the tropical and the second is the temperate. So the other temperate grassland is also, but the Ncert talks about only two temperate grassland. The one is the northern hemisphere is located, and that is the prairie grassland, and the second is which is located in the southern hemisphere, that is the wilds. So we have seen the prairies and the wilds, and we have also seen its points like its location, its climate, and the people's activity. So this is all about the temperate grassland, and we will see the next topic and the last topic of the Ncert class 6 geography, that is the life in desert, and in that topics we'll see the cold desert and the warm desert. So for today this is all about. So if you really enjoy this lecture, so rate, comment and subscribe the channel. So this is all about. Thank you.